डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रिलेशन बिटवीन द लिटरेचर एंड हिस्ट्री। इतिहास और साहित्य के बीच क्या संबंध है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और एग्ज़ाम में भी काफ़ी आता है, आप इसे अच्छी तरह पढ़ लें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतिहास और साहित्य जो हैं वो कहने को तो अलग अलग विषय हैं, और ये भी कहा जाता है कि इतिहास जो है वो फिक्सन, साहित्य जो है फिक्सन बेस्ड है। फिक्सन माने इमेजिनेशन बहुत है होती है साहित्य में। आप देखें कि साहित्य में हम आज़ाद होते हैं कुछ भी सोचने के लिए और कुछ भी करने के लिए, लेकिन इतिहास में हमें यह आज़ादी नहीं मिलती। इतिहास में आपको सत्य और फैक्ट और ट्रुथ और इवेंट्स के बारे में सही जानकारी लिखनी पड़ेगी, नहीं तो आपका इतिहास जो है वो साहित्य बन जाएगा। ऐसा कई बार हुआ है कई उपन्यासों में कि उपन्यास तो हिस्ट्री के लिए लिखा गया लेकिन बन गया वो साहित्य। तो आज हम इसके बीच में वो करेंगे कि कैसे हम साहित्य से इतिहास निकालते हैं। पहले तो यही देखें, क्योंकि इतिहास किसी एक चीज़ से नहीं निकलता। इतिहास एक ऐसा विषय है, ये बहुत सारी चीज़ों से निकलता है। और मैंने कहा है कि आज तो इतिहास हम बहुत छोटे छोटे अखबारों से और न्यूज़पेपर मैगज़ीन से, इनसे निकालते हैं। तो साहित्य तो भंडार है, साहित्य से तो बहुत इतिहास निकलता है। तो कई विद्वानों ने तो बल्कि यही भी कहा है कि लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ द हिस्ट्री। मतलब अगर हमें इतिहास के बारे में जानना है उस टाइम के, तो उस टाइम का लिटरेचर जान लें, बस आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम की दशा क्या है। जैसे आप रामायण और महाभारत ही लें, ये एक लिटरेचर है, साहित्य है। और मैं क्रम वाइज लेके चलता हूँ, तो ये प्राचीन काल में लें और जातक कथाएं लें, और फिर आप बौद्ध जैन साहित्य लें, तो रामायण महाभारत से आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे क्या समाज था। जैसे पॉलीगैमी थी, कई पत्नी प्रथा थी, स्वयंवर सिस्टम था, और कबीलियाई समाज के लक्षण थे समाज में। और एक तरह से ये मान लीजिए कि वनवास का मतलब ये होता है कि जंगलों को काटकर, एक तरह से जैसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया पांडवों ने, तो इसका मतलब ये था कि जंगलों को काटकर सफाई करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तो लोहे का आविष्कार हो चुका है इसका मतलब, और जंगली भूमि को फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसी 16 महाजनपदों का जिक्र आता है बौद्ध साहित्य में। इसका मतलब सेकंड अर्बनाइजेशन चल रहा है, और ये हमें लिटरेचर से मिलता है, उनके बुद्ध चरित्र से या भगवती सूत्र से या मतलब दूसरे ग्रंथों से मिलता है। तो इसी तरह से अब मध्यकाल पे आइए आप। मध्यकाल में अगर आप एक तरह से ये लें कि मतलब जो अमीर खुसरो की रचनाएं हैं, जैसे तुगलकनामा है, खजाइनुल फतूह है, और किरानुस्सादैन है, और न जाने कितनी रचनाएं हैं उसकी। तो उन वे लिखी तो गई साहित्यिक उसमें हैं, साइंस में। जैसे आप पद्मावत को लें, ये एक साहित्यिक महाकाव्य है। तो लेकिन पद्मावत जो जानकारी देता है वो देता है पूरी की पूरी हमें किसके बारे में, भला पूरी की पूरी जानकारी पद्मावत देता है हमें उसके बारे में, क्या कहते हैं उसको, अलाउद्दीन खलजी और राजा रत्न सेन के बारे में। तो सूफी साहित्य तो सारा ऐसा ही है। सूफी साहित्य में, जिसमें अमीर खुसरो का साहित्य भी शामिल है, तो सारी की सारी चीज़ें हमें एक इतिहास का आईना दिखाती हैं, और हम उनको ध्यान से पढ़ें तो पता चलेगा कि पूरा साहित्य जो है ऐतिहासिक जानकारियों से भरा पड़ा है। हाँ, ये ज़रूर है कि सिलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स हमें बहुत ही एक तरह से, क्या कहते हैं, बारीकी से करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कल्पना तथा सत्य की घालमेल हो जाती है। तो इसे बड़ा सुलझा हुआ इतिहासकार या ट्रेंड हिस्टोरियन या प्रोफेशनल हिस्टोरियन जो हैं वो कर पाते हैं। और अब आधुनिक काल में आइए। आधुनिक काल में तो इतिहास और साहित्य का इतना घालमेल हो गया है कि ये बताना मुश्किल होता है कि ये चीज़ साहित्यिक है या ये ऐतिहासिक है। अब जैसे आप मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास ही लें, तो मुंशी प्रेमचंद के इतिहासकार बिल्कुल एक जनवादी और प्रगतिशील और एक तरह से समाजवादी प्रगतिशील चिंतन से लिखे गए हैं।
और उसका मुंशी प्रेमचंद का एक उद्देश्य केवल साहित्य लिखना नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य ये था कि साहित्य के माध्यम से समाज की मरी हुई आत्मा को जिंदा किया जा सके। वो ये कहता है प्रेमचंद बार बार। और वो एक केवल लिटरेचर का आदमी नहीं है, वो ऐतिहासिक सेंस का आदमी है और एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व रखते हैं मुंशी प्रेमचंद इतिहास में, जो दूसरे इतिहासकार नहीं रखते इतना क्रांतिकारी। वो कल्पनाओं के लिए साहित्य नहीं लिखते, एंटरटेनमेंट के लिए। और उनका उद्देश्य ये है कि भारत की व्यवस्था में बदलाव हुआ है साहित्य के द्वारा, तो साहित्य लिखा जाए। तो इसी में जो गबन है, पहला ही उपन्यास गबन है, फिर दूसरा गोदान है। और आप ये देखें कि गोदान अगर उपन्यास लें आप, तो गोदान में भरा पड़ा है पूरा इतिहास। मतलब 1930-1920 के आसपास भारत की क्या दशा है और भारत का कैसे दबाकर शोषण किया जाता है अंग्रेज़ों को द्वारा। एक किसान होरी जो इसका नायक है, और गोबर जो उसका लड़का है, और धनिया जो उसकी पत्नी है, उनके माध्यम से उसने किसान की पूरी ज़िंदगी कैसे वो कर्ज में डूबा जाता है। एक गाय खरीदने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है, गाय खरीदने के लिए भी वो संघर्ष करता है। तो ये जो कहानियाँ हैं, ये क्या कहते हैं इसको, वो है इसमें एक तरह से मर्म है। तो वो मर्म दिखाया गया है गोदाम में, और किस तरह से उसका नायक भूखमरी से मर जाता है, आंसू आ जाते हैं पढ़ के। तो ये सच्चाई है उस समय की। और किसान की समस्या के बारे में गोदान से बड़ा महाकाव्य या उपन्यास कोई नहीं है। इसी तरह से गबन है, गबन भी उस पर का उस समय के घरेलू संबंधों, घरेलू रिश्तों, घरेलू औरतों के मानसिकता और गरीबी के बारे में, गरीबी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से पारिवारिक रिश्तों के बारे में, एक पूरा जंजाल में कैसे आदमी फंस जाता है, और वो दिखाया गया है। ऐसी कफन एक कहानी है उसकी, जो दलितों के गरीबी के मतलब की पराकाष्ठा का जिक्र करती है कि कैसे एक, मतलब ये मानिए कि कैसे एक दलित परिवार की बहू मर जाती है बेटे की उसकी, और वो बेटा और उसका बाप कफन के पैसों की ही शराब पी लेते हैं। तो इससे बड़ी मार्मिकता और क्या हो सकती है कि कफन के पैसों की ही शराब और कचौड़ियाँ खा लेते हैं वो। इसका मतलब कितना अभावग्रस्त जीवन रहा होगा उस टाइम का। तो ये गबन में दिखाया गया है। तीसरा उपन्यास दिव्या है। दिव्या तो एक उस टाइम का उपन्यास है, बौद्ध टाइम का, जिसके लेखक प्रगतिशील या कम्युनिस्ट या समाजवादी इतिहासकार यशपाल थे, जो एक क्रांतिकारी भी रहे हैं बहुत बड़े। तो दिव्या में ये बताया गया है कि दिव्या बौद्ध काल का उपन्यास है, और ये बौद्ध धर्म का दोहरा चरित्र बताया गया है कि कैसे बौद्ध धर्म जो है, एक तरह से ये मान लीजिए, कहने को तो वो प्रगतिशील है, दलितों की, पिछड़ों की, महिलाओं की, गुलामों की आवाज़ उठाता है, अनटचेबल्स की। लेकिन सच्चाई ये है कि जब बौद्ध धर्म ऑर्गेनाइज्ड हो गया और फैल गया सारे देश में, और वो पैसों को महत्व देने लगा, तो उसने बताया कि दिव्या में, कि दिव्या जो इस उपन्यास की नायिका है, उसमें बताया गया कि उस दिव्या को बौद्ध संघ में लेने से भी मना कर दिया बाद में, क्योंकि वो एक, क्या कहते हैं, किसी के अधीन नारी है, वो किसी की पत्नी है, किसी की नौकरानी है, और उसको कैसे वैश्या बनने पर मजबूर किया गया। ये बताया गया है कि नारी का शोषण किसी भी समाज में बंद नहीं हुआ है, और कोई भी धर्म नारी के शोषण को रोक नहीं सकता है, और जो रोकने का दावा करते हैं वो झूठे हैं। तो ये बड़ा एक तरह से ये मान लीजिए, ऐसे ही कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान हैं, कितने पाकिस्तान तो बिल्कुल बंटवारे पे ही लिखा गया है। भीष्म साहिनी का तमस है, ये भी बंटवारे पे ही लिखा गया है। इसी तरह से कितने उपन्यास हैं जो बंटवारे पे, लज्जा है, ये बांग्लादेश के दंगों पे, तस्लीमा नसरीन का लज्जा है, बांग्लादेश के दंगों पे लिखा हुआ है, जिनमें हिंदुओं की हत्याएं की गई हैं। तो अब ये भी है कि इतिहास को, अब दूसरा पॉइंट जो है इसमें यह है कि साहित्य इतिहास को रोचक भी बनाता है, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इतिहास में सूखी पड़ जाती हैं, या एक, हम अगर फैक्ट्स ही पढ़ने लगें या हम जानकारियाँ ही पढ़ने लगें, तो मैं बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि आप देखें कि पिछले दिनों से हम जानते थे कि इतिहास में क्या चलता है, कि कहानियाँ हैं, किस्से हैं, तारीखें हैं, घटनाएं हैं,
तो उनसे बोरियत हो जाती है। और बोरियत होना किसी सब्जेक्ट की अच्छी बात नहीं है कि आप उस सब्जेक्ट से बोर हो रहे हैं। बोर होने का मतलब है कि आप उस सब्जेक्ट को तन्मयता से नहीं पढ़ रहे हैं। इसीलिए साहित्य के माध्यम से भी इतिहास पढ़ा जाता है। और इतिहास और साहित्य इसलिए भी मिल गए हैं क्योंकि आजकल देखा होगा, अब एक टर्म आता है नैरेटिव हिस्ट्री। अब नैरेटिव हिस्ट्री कहाँ से आया? ये आजकल का उत्तर आधुनिकतावादी इतिहासकारों का दिया हुआ टर्म। नैरेशन का मतलब है बातचीत। तो इतिहास जो है नाटक के माध्यम से, धारावाहिक के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, प्रोसीडिंग्स के माध्यम से, जो मीटिंग्स में होती हैं, मिनट्स के माध्यम से, इनसे पढ़ा जाए तो इतिहास बड़ा रोचक हो सकता है। और इतिहास को आज तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और उसमें समाजवादी इतिहासकार, सबल्टन इतिहासकार, उत्तर आधुनिकतावादी इतिहासकार और रीजनल इतिहासकार, क्षेत्रीय इतिहासकार तो इस बात पे बल देते हैं कि हिस्ट्री शुड बी इन द नरेशन, हिस्ट्री शुड नॉट बी व्हाट यू कैन से इन द फैक्ट्स ओनली। और आज ये बड़ा रोचक बन गया है। जैसे आज जनजातियों का इतिहास, जनजातियों का चरित्र, जनजातियों के किस्से, कहानियाँ, गाँव का इतिहास, गाँव की परंपराएं, लोकगीत, फोक कल्चर, फोक सॉन्ग्स, तमाशे, स्वांग, नौटंकी, रागनियाँ और न जाने क्या क्या बन गई हैं। तो ये सब साहित्य का प्रचार है। लोक 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 आंचलिक चीज़ें आ गई हैं इसमें। ये देखिए, तो हमें इनको पढ़ना है। और एक तरह से ये मान लीजिए कि वो जीवंतता बताता है और इतिहास को साहित्य जन्म भी देता है। ठीक है ना? तो मैं आज के टॉपिक में यही है कि आप इसे ज़रूर पढ़ें। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। और ये बहुत, इस पे आप उपन्यासों के नाम जरूर याद रखें जो मैंने बताए हैं, उनके बारे में नेट से निकालें, उनके कंटेंट देखें और उन लेखकों के बारे में भी पढ़ें जो मैंने बताए हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा हिस्सा बन जाता है। ठीक है, धन्यवाद।